हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी जी के बाय परवीन सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं कांग्रेस का पूर्ण इतिहास, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना, वायसराय किसने कब किया, मैं आज आपको सारा बताने वाला हूं। और वो भी ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कांग्रेस की स्थापना ये अंग्रेज ने की थी, किसने? अयो होम ने की थी। ये सबसे बड़ी भूल थी अंग्रेजों की, कांग्रेस की स्थापना करना। और ये किसके दिमाग की उपज थी? ये डफरिन के दिमाग की उपज थी। और ये सबसे बड़ी भूल क्यों थी? क्योंकि वैसे तो हम लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आज़ादी के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सबकी सेनाएं अलग थी, इसलिए 1857 की क्रांति फेल हो गई थी। लेकिन ये जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो हिंदुओं को और जो भी थे सब जनता को एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि इस पे आके वो अपनी बात रख सकते थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी एओ हुम ने। ठीक। और कब की थी? 28 दिसंबर 1885 को। और इस टाइम वायसराय अगर आपसे पूछा जाए कि वायसराय कौन था कांग्रेस का, तो ये वायसराय पूछा जाता है बार बार। तो वायसराय कौन था आप बताइए मुझे। वायसराय था डफरिन। वायसराय कौन था? वायसराय था डफरिन। और वायसराय के ही दिमाग की उपज कही जाती है, कांग्रेस की स्थापना वायसराय के दिमाग की उपज कही जाती है, तो आपको ये याद रखना है। फिर हम इसके लिए लाते हैं। और जो डफरिन था, हाँ, डफरिन की दिमाग की उपज थी। और इतना लिख लीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं अधिवेशन। किस किस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन से हुए थे? तो इसका महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था 1885, 86, 87, 88, 89, 96। ये काफी अधिवेशन थे, मैं आपको सारे कराऊंगा। और है तो वैसे बहुत से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराऊंगा। ये कराऊंगा मैं ट्रिक से। इसकी ट्रिक क्या है? बक मई बक, ऐसे याद रखना आपको। बक मई बक। बाद से बम्बई, माँ से मद्रास, और बा से बम्बई, का से कलकत्ता, और माँ से मद्रास, मद्रास हो गया। और उसके बाद हो गई हमारी ट्रिक, ई से इलाहाबाद, और बा से हो जाता है फिर से बम्बई और कलकत्ता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बा से क्या हो गया? अधिवेशन हमारा हो गया था बम्बई का अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी और ये कब हुआ था? ये 1885 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। और इसमें अगर पूछा जाए कि टोटल कितने लोग थे, तो इसमें 72 लोग थे। टोटल कितने लोग थे? 72 लोग थे टोटल। फिर आ जाता है 1886। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ये किस धर्म के थे? इसमें पूछा जाता है किस धर्म के थे, तो ये थे पारसी धर्म के। और इन्होंने लगभग 3 बार इसकी अध्यक्षता की थी। अब आपने देखा होगा, जैसे इंदिरा गांधी के पति कौन थे? फिरोज गांधी। जो गांधी, जो फिरोज आपको नाम लग रहा होगा कि मुस्लिम नाम है, और उसी प्रकार से आपको लग रहा होगा नौरोजी ये मुस्लिम नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग पारसी लोग होते हैं, ये बहुत सीधे लोग होते हैं। जो नौरोजी थे, ये बहुत सीधे लोग थे। और जैसे इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, वो भी पारसी थे, मुस्लिम नहीं थे। तो 1887 का मद्रास 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 अधिवेशन, मद्रास का जो अधिवेशन था, ये सारे आप नोट करते जाइए हमारे साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये किसने किया था? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी आप नोट कीजिएगा, ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। फिर आ जाता है 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक फर्स्ट अंग्रेज था जॉर्ज यूल, जिसने इसकी अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूल ने, ये पहला अंग्रेज था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फर्स्ट अंग्रेज था, फर्स्ट अंग्रेज था।
फिर आ जाता 1889 का बम्बई अधिवेशन। बम्बई लिखते थे इससे पहले, अब मुंबई बोलते थे लेकिन पहले से बम्बई बोलते थे। बम्बई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन ये किसने किया था? ये एक अंग्रेज था जिसने 2 बार जिसने अध्यक्षता इसकी की थी, वो था बेडबर्न। बेडबर्न इसने 2 बार अध्यक्षता की थी। अब आप देखिएगा 1896 का रहमतुल्लाह सयानी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये कलकत्ता अधिवेशन जो था, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन ये किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी जी, रहमतुल्लाह सयानी। अब आप मुझे ये बताइएगा, रहमतुल्लाह सयानी जी के नेतृत्व में जब ये अध्यक्षता कर रहे थे, उस टाइम फर्स्ट टाइम वंदे भारत मातरम, वंदे मातरम गाया गया था। और आज के जो कुछ लोग आपत्तिजनक लोग हैं, वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जो मुस्लिम समाज के कुछ हैं, सब सभी को नहीं कह सकता मैं, कुछ हैं वो वंदे मातरम गाने के लिए मना करते हैं कि वंदे मातरम नहीं। वंदे मातरम क्या मतलब क्या होता है? कि हम अपने मिट्टी की पूजा करते हैं, कि जो हम वंदना करते हैं अपनी मिट्टी के। अच्छा, उनके धर्म में क्या होता है? वो कहते हैं मेरे धर्म में कहा जाता है कि सिर्फ हम अल्लाह को पूजेंगे, अपने भगवान को पूजेंगे और किसी को नहीं पूजेंगे। लेकिन आप सोचिए कि रहमतुल्लाह सयानी जी मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और इनकी ही अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अब आप देखिए, चलिए आप छोड़िए वो बात। तो आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम किसकी अध्यक्षता में गाया गया था, कब गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी जी के अध्यक्षता में गाया गया था। फिर आता है वंदे मातरम से कुछ सवाल, आप ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको लिखाता हूँ कि चलिए वंदे मातरम के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से लिया गया है। वंदे मातरम किसने लिखा था और ये कहाँ से लिया गया था? बताइए आप मुझे, ये किसने लिया, कहाँ से लिखा गया था? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम ये आनंद मठ बुक, आनंद मठ बुक से लिया गया था। और किसने, बताइए किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये आप नोट कर लीजिएगा कहाँ से लिया गया था और किसने लिखा था। तो ये आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ संस्कृत की बुक थी, वहां से लिया गया बंकिम चंद्र। तो उस टाइम पूछा गया था, जो इस पे आपत्ति जता रहे थे तो उनसे ये चीज पूछी गई थी। अच्छा, उस टाइम ये मतलब करके देखा गया कि इसे हिंदी में ट्रांसफर करके दिया गया था। जो लोग मना कर रहे थे पढ़ने के लिए, तो उन्हें हिंदी में पढ़ने के लिए दिया गया। उन्हें पढ़ा, बोले क्या है ये, तो उन्हें सब कुछ अच्छे से पढ़ा। फिर उनसे पूछा गया इसमें कुछ गलती है, बोले नहीं। बोले कोई धार्मिक कुछ धारणा है गलत इसमें, कहीं नहीं। फिर इसे और 2 भाषाओं में ट्रांसफर किया गया, लेकिन किसी को नहीं। तो ट्रांसलेशन से कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें, मतलब दिक्कत ही थी पहले से ही, वरना वंदे मातरम में, वंदे मातरम कुछ ऐसा नहीं था इसमें जो लिखा गया था। चलिए फिर मैं आपको कुछ जो अलग हैं वो लाता हूँ। देखिए आप कि हाँ, अभी 6 में कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। ये आपको सारे लिखते रहना है, कलकत्ता अधिवेशन। ये कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसमें ही स्वराज की मांग हुई थी, इसमें ही स्वराज की मांग हुई थी इसी अधिवेशन में। और कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये बाल गंगाधर जी ने कहा था। ठीक है, तो स्वराज की मांग किसमें हो गई? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जिसकी अध्यक्षता की थी, स्वराज की मांग हुई थी। फिर आ जाता है 1907, 1907 का सूरत अधिवेशन, इंपॉर्टेंट अधिवेशन, सूरत अधिवेशन कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। सूरत अधिवेशन ये इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके थे अध्यक्ष रास बिहारी, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। इसमें गरम दल जो नरम दल थे उनका क्या हुआ था? गरम दल नरम दल जो थे उनमें फूट पड़ी थी, गरम दल नरम दल में फूट पड़ी थी, गरम दल और नरम दल में फूट पड़ी थी, गरम दल नरम दल
और कांग्रेस, इनमें सब में फूट पड़ गई थी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गरम दल नरम दल कहाँ से थे? गरम दल कहाँ से था? गरम दल, गर्मी कहाँ के लोगों में होती है? गर्मी गांव के लोगों में होती है कि अगर थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है तो मारपीट कहाँ के लोग जल्दी करते हैं? गरम दल वाले। और गर्मी कहाँ की होती है? तो गांव की हो गई, तो ये लिख लीजिएगा गांव। और नरम दल, नरम दल मान लो सी बोर्ड, मतलब शहर के, शहर के। देखा होगा आपने, शहर के जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो लड़ते लड़ाते नहीं जाता है, वो आराम से अंग्रेज की तरह ही होते हैं। और जो गरम दल के होते हैं गांव के, हिंदी माध्यम के, आपने देखा होगा, छोटी सी बात हो बस मारकूट शुरू। फिर आ जाता है हमारा 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता। 1911 का हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, 1911 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी विश्व नारायण जी ने। किसने की थी? विश्व नारायण जी ने, विश्व नारायण जी ने। और इसी में क्या गाया था? इसमें ही जनगण मन पहली बार गाया गया था, जनगण मन। ये कुछ पॉइंट है जो आप लिखते जाइए, पूछे जाएंगे। और जनगण मन किसने लिखा था? जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और फिर आ जाता है 1916। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सारे एक हो गए थे। इसमें क्या हो गया था? इसमें सारे एक हो गए थे, गरम दल। लेकिन ये ज्यादा टाइम तक एक में नहीं रहते। क्यों? कुछ तो इसमें गरम दल के, सुभाष चंद्र बोस आते थे, गरम दल के थे। नरम दल वाले क्या थे? वो हाथ जोड़ के काम चलाते। अब गरम दल वालों से हाथ नहीं जोड़ते थे, वो कहते थे मुझे आजादी चाहिए तो मुझे आजादी चाहिए। फिर आ जाता है 1917। 1917 का अधिवेशन किसका अधिवेशन था? आपको पता होगा, ये था कलकत्ता अधिवेशन। ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। किसने की थी? एनी बेसेंट। ये फर्स्ट महिला थी, ये फर्स्ट महिला मुस्लिम, ये फर्स्ट महिला थी जिसने अध्यक्षता की थी। ये कौन सी महिला थी? ये फर्स्ट महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। ये कहाँ की थी? अगर ये पूछ दिए थे, आयरलैंड की, आयरलैंड। अगर लेकिन फर्स्ट इंडियन पूछी जाए, फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी, तो वो ये नहीं थे। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में हमारी सरोजिनी नायडू जी थी, जो भारतीय महिला थी। अगर पूछा जा रहा है फर्स्ट महिला अध्यक्ष, तो वो नहीं वैसे। अब भारतीय महिला अगर पूछा जा रहा है तो वो कानपुर अधिवेशन जो 1925 वाला हुआ था, उसमें सरोजिनी नायडू जी हमारी थी। फिर आ जाता है 1918 का अधिवेशन। ये आप उतारिए, 1918 का अधिवेशन। और उसके बाद कुछ अधिवेशन और बचते हैं, बस फिर खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है। 1918 का हो गया बम्बई अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? बम्बई में। अब तो मुंबई बोलने लगे हैं, लेकिन पहले हम इसे क्या बोलते थे? इसे हम पहले बम्बई ही बोलते थे। इसमें 1916 में तो अलग हुआ था गरम दल, नरम दल। 1918 में क्या हुआ था? ये दल फिर से एक में मिल गए थे, गरम दल नरम दल थे, ये फिर से एक में मिल गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसकी थी? हसन इमाम, हसन इमाम करके थे, उनने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें गरम दल और नरम दल एक में मिल गए थे, गरम दल और नरम दल एक में मिल गए थे। नहीं 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था गरम दल नरम दल, तो इसमें मिले थे। इसमें 1918 के बाद इसमें फिर से ये टूट गए थे, ये अलग अलग हो गए थे। इसमें ये अलग अलग हो गए थे, फिर से गरम दल नरम दल ये अलग अलग हो गए थे। ये आप याद रखिए, इसमें ये अलग अलग फिर से हो गए थे। पहले ये कब, सबसे पहले कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। 1907 के बाद फिर इन्हें ये एक में कब मिले थे? 1916 में। और उसके बाद 1918 में। जिसे कहा जाता है कि 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक कांग्रेस ने लोगों के आगे भिक्षा का टाइम कहा जाता है, हाथ को फैलाए थे कि हमारे में आ जाओ, जुड़ जाओ। और कांग्रेस का वो बहुत बुरा टाइम था। ये इंदिरा गांधी से जो पुराना कांग्रेस है, इंदिरा गांधी से पुरानी कांग्रेस,
वो बहुत अच्छी, उसका आज़ादी में बहुत सहयोग रहा, तब से धरती आसमान का फर्क हो चुका कांग्रेस में है। उसके बाद आ जाते हैं हम 1923। 1923 आप लिखिए, 1918 में तो बम्बई का हो गया, हसन हसन इमाम ने इसकी वो की थी, गरम दल नरम दल एक में मिल गए थे। फिर आ जाता है 1923 का, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद जी ने। किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, जो फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे हमारे, जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट शिक्षा मंत्री, फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे। फिर इसके बाद आ जाता है, चलिए मैं आपको रफ करके इसके बाद का और करा दे रहा हूँ, कुछ अधिवेशन बचे हुए हैं जो आपको कर। फिर आ जाता है हमारा 1924। 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। इसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी जी ने की थी। पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने की थी। फिर आ जाता है 1925। 1925 का कानपुर अधिवेशन। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जी ने। सरोजिनी नायडू जी ने। और फर्स्ट भारतीय महिला अगर पूछा जाए कि फर्स्ट भारतीय महिला कौन था जिसने कांग्रेस के 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो थी सरोजिनी। अगर फर्स्ट महिला पूछा जा रहा है तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर फर्स्ट भारतीय महिला पूछा जा रहा है तो वो सरोजिनी नायडू थी। और यहाँ पे कंफ्यूजन बनती है अधिक से अधिक पेपरों में कि कहीं फर्स्ट भारतीय महिला पूछ लिया जाएगा और कहीं फर्स्ट महिला पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना, फर्स्ट भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूछी जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू, और फर्स्ट अध्यक्ष पूछी जाए महिला तो वो थी एनी बेसेंट। फिर आ जाता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। यह अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग मांगी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग इसमें ही स्टार्ट हुई थी। लाहौर अधिवेशन से आपको याद आएगा कि इसी दिन से, लाहौर अधिवेशन से ही क्या हुआ था? 26 जनवरी लाहौर 1930 में रावी नदी तट जो लाहौर में पड़ती है, वहां पे इन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारा तिरंगा झंडा 12 बजे रात को फहरा दिया था। क्या फहरा दिया था? 12 बजे रात को फहरा दिया था तिरंगा झंडा। 12 बजे रात को 26 जनवरी 1930 को 12 बजे रात को झंडा फहरा दिया था। तो आप ये डेट भी लिख लीजिएगा कि हमारा कब फैला गया? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू जी ने फैला दिया था। और उसी दिन से कह दिया था कि आजाद है, अंग्रेजों से कह दिया था, जबकि हालांकि आजाद नहीं थे, बिल्कुल नहीं आजाद था, लेकिन ये गर्म दल के नेता थे, इसीलिए इन्होंने ये सब किया था और इन्हें कह दिया था आजाद है। तभी उसी दिन से आजादी मनाई जाने लगी। वरना हमारा जो वो था संविधान, ये तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था, लेकिन ये लागू क्यों किया गया 26 जनवरी को? ये लागू इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसे कई पर्व हो जाते, तो इसलिए जो कांग्रेस की जो बैठक होती थी वो दिसंबर में होती थी, तो 2 महीने रोक के इसे सीधे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसी प्रकार से अगर आ जाता है कि संविधान दिवस वो तो 26 नवंबर को होता है, लेकिन ये लागू किया था 26 नवंबर 1950 को। तो इसे बनने में टाइम कितना लगा था संविधान को? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये लगभग 10 किलो का है हमारा संविधान। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं वैसे। और उसके बाद आ जाता 1931। ये आप नोट कीजिएगा, 1931 का किसका अधिवेशन था? 1931 कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल जी ने, लोह पुरुष जिन्हें हम कहते थे। इसमें मूल अधिकार की मांग की गई थी। क्या है कि मूल अधिकार की मांग की गई थी। मूल अधिकार की मांग की गई। फिर आ जाता है 1938 की हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सुभाष चंद्र
सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। फिर आ जाता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। ये त्रिपुरी कहाँ पड़ता है बताइए आप मुझे। त्रिपुरी अधिवेशन ये पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब इसकी अध्यक्षता त्रिपुरी अधिवेशन का जो 1939 का था, इसकी किसने की थी? इसकी भी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अच्छा, इस टाइम बहुत बुरा काल आ गया था। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो गांधी जी थे वो सीतारमैया जी थे, जिन्हें कांग्रेस का इतिहास पूरा लिखा है, उन्हें बैठालने होते इस सीट पे। लेकिन ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे नहीं हम बैठे, तो इलेक्शन हुआ, उसमें भी सुभाष चंद्र जी जीत गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ समस्या हो गई थी, तभी वो इलेक्शन कराना पड़ा था। फिर आ जाता 1940 से 46 एक और अधिवेशन बचा, आप वो भी लिख लीजिएगा। 39 तक पहुंच गए, धीरे धीरे 1947 तक पहुंचे जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट थे हमने वो आपको लिखवा दिए। 1940 से 1947 तक जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रामगढ़ में। कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ये कौन थे हमारे? ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, अबुल कलाम आजाद। ये कितने? ये 6 वर्ष तक रहे थे। 6 वर्ष तक कोई अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ था। उसके बाद एक अधिवेशन रह जाता है, हम आपको वो भी करा देते हैं। और 1946 में ये तय हो गया था, 1946 में तय हो गया कि पाकिस्तान बनना है। ये अली जिन्ना जो था वो पीछे पड़ा था, नहीं मुझे पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान की मांग कर रहा था। और जबकि अबुल कलाम आजाद जी कह रहे थे कि हमारे देश में रहिए, भारत में ही रहिए। भारत उस टाइम अखंड भारत था, लेकिन ये जो अली जिन्ना था ये पीछे पड़ा था, नहीं मुझे पाकिस्तान चाहिए। क्यों? इसकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी, तो इसलिए पाकिस्तान इसे चाहिए था। और पाकिस्तान के रूप में ये जम्मू कश्मीर को लेना चाहता था, और जम्मू कश्मीर तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर को दे ही नहीं सकते हैं। तो ये सब वही था। अब बेचारा वो भी देखता होगा, रोता होगा, सोचता होगा कि हमने क्या कर दिया है। अब देखो पाकिस्तान के हाल क्या है, और यहाँ पे सब कितना खुश है, वहाँ का आप देखिए क्या हाल है। तो बेचारा वही परेशान होता होगा। फिर इसके बाद रह जाता है 1946 से 1947 तो हो गया। फिर इसके बाद कुछ बचता है, हम आपको वो भी करा दे रहे हैं। फिर 1947 में एक विशेष अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ठीक है, चलिए फिर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इससे हैं वो लिखा दे रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं लिखा दे रहा हूं कि इनका जन्म अगर पूछा जाए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक। ये कटक में और क्या है? कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का केंद्र है कटक में, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो मनीला में। मनीला का फिलीपींस, याद रखिएगा। फिर इनका आ जाता जन्म हो जाता है इनका कटक में। और उसके बाद आ जाता है कि 1920 में इनने परीक्षा दी थी, काहे की दी थी? ICS, जो आज के टाइम में UPSC के लेवल की है, इंडियन सिविल सर्विस। उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस थी, आज UPSC के लेवल। और फिर 1921 में इनने इससे इस्तीफा भी दे दिया था। 1921 में इस्तीफा दे दिया था। और इनने अपना गुरु किसे बनाया था? इनने गुरु बनाया था अपना CR दास, वो चित्तरंजन दास, जिन्हें बोलते हैं शॉर्ट में CR दास बोलते हैं, चित्तरंजन दास। और इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1939 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर इन्होंने एक और की थी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? और हिटलर की असली पहचान भी इन्होंने ही की थी, क्योंकि हिटलर एक ऐसा था कि वो अपने 4 से 5 मतलब हमशक्ल लगता था, कि कोई भी अधिकारी या नेता वहाँ आता तो वो मिलता नहीं था, वो अपने हमशक्ल को भेज देता था कि जाओ आप मिल के आओ जाके। अब बहुत से नेता तो उससे ही उनके हमशक्ल से ही मिल के चले गए, उन्हें लगा कि हम हिटलर से मिल गया, लेकिन हिटलर नहीं मिलता था। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जी जब हिटलर के पास गए तो उसने फिर हमसे अब वही किया, अपने हमशक्ल भेजे। तो पहला आया एक गेट से सलूट किया, आई एम हिटलर।
तो सुभाष चंद्र जी बोस वो तो बोले नहीं कुछ, शांत बैठे रहे। वो चला गया, फिर दूसरा आया, फिर चला गया, फिर तीसरा आया, इसी प्रकार से आए, वो चले जाते रहे। फिर बाद में हिटलर अच्छा ये सब चीज़ें देख रहा था। फिर हिटलर आया और हिटलर आके जैसे खड़ा हुआ, फिर वो उठे, हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ मिलाया। तो हिटलर ने कहा कि आपने मतलब मुझे पहचान कैसे लिया, और जो हम मेरे हमशक्ल थे इन्हें कैसे नहीं पहचान पाया, और जो आते थे अधिकारी वो तो मिलके चले जाते, लेकिन आपने ऐसा कैसे कर लिया। तो ये बोले यही तो मेरी एक खासियत है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी खासियत भी यही है। तो इन्होंने ही हिटलर की पहचान की थी, हिटलर की पहचान की थी। और इनका ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका था सुभाष चंद्र बोस जी का ही, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसमें यहाँ से ही हिटलर ने ही ने नेताजी की उपाधि भी दी थी। अगर आपसे पूछा जाता सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि किसने दी थी, तो हिटलर ने ही दी थी। नेता की उपाधि हिटलर ने दी थी। अब यहाँ से कुछ जुड़ी कहानी है, वो आपके मैं बताया जा रहा हूँ कि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जब हिटलर के पास गए थे तो उसने 4-5 अपने हमशक्ल भेजे थे, जो उसने नहीं एक एक करके आते गए जाते गए, तो उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। जो ओरिजिनल हिटलर आया तो उसने पहचान कर ली थी। तब जो हिटलर से मिले थे इस जगह, तो हिटलर ने बोला था कि बताइए आप क्या चाहते हैं और आप मेरे पास क्यों आए हैं। तो इन्होंने कहा था कि हम आपकी मदद चाहते हैं, जिसमें हमारा भी फायदा आपका भी फायदा है। तो हिटलर बोला कि इसमें मेरा क्या फायदा हो सकता है जो मैं आपकी मदद करूं। तो इन्होंने बोला कि देखिए, जो अंग्रेज सैनिक हैं, जो अंग्रेज ने हमारे देश से भारतीयों को सैनिक बना के भेजा है आपके पास, क्योंकि जो वो सेना बना के भेजते थे, हिंदुस्तानी जो सैनिक थे अंग्रेज उन्हें भेजते थे हिटलर को मारने के लिए। हिटलर क्या करना था, वो कैद कर लेता था उन्हें। तो उसने एक हाल सा बड़ा बना रखा था, वो हाल बड़ा बना रखा था जिसमें वो उन्हें कैद करके रखता था, और गेट वेट भी अच्छा लगा रखा था, जिसमें वो एक जहरीली गैस फिर छोड़ देता था। जैसे हाल बना रखा था उसमें भाई 1000-1500 सैनिक भर दिए, उसके बाद जहरीली गैस छोड़ दिए, जिससे क्या हो जाता था, वो खत्म हो जाते थे सैनिक। तो उस पर तब जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो सैनिक आपके पास हैं, ये सैनिक आप हमें दीजिएगा और हम इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ प्रयोग करेंगे। तो हिटलर बोला कि पागल वागल हो गए हो, कि जो हमें मारने आए थे उन्हें आप कह रहे हो कि हम जिसने भेजा था उनके खिलाफ यूज करेंगे, ऐसा कैसा हो सकता है। तो ये बोले आप मुझ पर विश्वास कीजिए, अब मुझे दीजिए। तो हिटलर बोला चलिए ठीक है। तो ये गए, इन्होंने वहीं पे ये नारा दिया था उन सैनिकों के सामने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ऐसी ऐसी बातें कही जिससे जो सैनिक थे प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी हमें जैसे आप लोग चाहते हैं, आज़ादी ऐसे मिलेगी जैसे हम चाहते हैं, हमारे साथ चलिए, मिलके चलिए, हम एक सेना का गठन करेंगे, उसके बाद अंग्रेजों पे आक्रमण करेंगे, उन्हें देश से भगाएंगे। तो ये सभी सैनिक सहमत हो गए। तो वही हिटलर बोला कि यार पता नहीं क्या इस बंदे में ऐसे क्या बात है कि ये बताओ, हमें मारने आए थे, आज हमसे कह रहे हैं कि मुझे औजार दीजिए, मैं और बताइए किसे मारना है। फिर ये गए, फिर इसने हिटलर ने कहा था इनसे सुभाष चंद्र बोस जी से कि ऐसे नहीं होगा, आप जैसे चाहते हैं ऐसे नहीं होगा। आप एक काम कीजिएगा, अंग्रेज के पास जो सेना है वो बहुत ताकतवर है और उसके बाद अच्छे अच्छे सब सिस्टम है, तो आप इन्हें जापान भेजिएगा। तो ये जापान गए थे, फिर जापान में जाके इन्होंने ट्रेनिंग की और बढ़िया बढ़िया हथियार लिए। फिर वहां से आके ये जापान से आए, फिर जापान से आने के बाद ये कहाँ आते हैं, जापान जापान में इन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग की। जापान में ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें हथियार भी दिए गए, और फिर हर जापानियों ने ही इन्हें वहां पे अंडमान निकोबार दे दिया था। अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप है वो जापानियों ने ही दे दिया था, गिफ्ट में इन्हें दे दिया था। तो उसका नाम क्या पड़ गया था, रोस द्वीप। तभी उसका नाम रख दिया गया था, रोस द्वीप रख दिया गया था। उस द्वीप का रोस द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया था। फिर ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनको सैनिकों को लेके म्यांमार आ जाते हैं। म्यांमार जब आ जाते हैं तो म्यांमार में इन्हें कौन मिलता है, इन्हें म्यांमार मिलते हैं रास रास बिहारी बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज जिनके पास थी, जिसका गठन कर रखा था। लेकिन वो सेना इतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी सी सेना थी और उसने कुछ इतना बड़ा काम भी नहीं कर पाया था। लेकिन जब इनके सैनिक और उनके सैनिक एक में आपस में मिल जाते हैं, फिर बहुत बड़ी सेना हो जाती है। अच्छा, जो आज़ाद हिंद फौज थी ये कैप्टन मोहन सिंह जी की मतलब दिमाग की उपज आप समझ लिए, उन्होंने उनके कहने पे ही ये बनाई गई थी। तो ये वहां से निकलते हैं उस सेना को लेके, वो वहाँ उस सेना को लेकर निकलते हैं। फिर धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, और उसके बाद ये सेना पूरी सुभाष चंद्र बोस जी की हो जाती है। रास बिहारी जी फिर इससे वो नाता नहीं रखते हैं सेना से ज़्यादा, तो ये सेना धीरे धीरे चलती चली जाती है। फिर यहाँ पे एक स्थापना होती है, हिंद फौज सरकार का गठन होता है।
हिंद फौज सरकार का गठन होता है। फिर इसी प्रकार से ये वहाँ से वो है एक द्वीप है, वहाँ से सिंगापुर से ये घोषणा करते हैं महात्मा जी के ऑल इंडिया रेडियो से कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हमें आपसे कोई विरोध नहीं है, हम सब मिलके एक साथ लड़ेंगे। क्योंकि वो थे नरम दल के, ये थे गरम दल के, तो इन लोगों की पटरी नहीं खाती थी। तो ये वहां से ही घोषणा करते हैं ऑल इंडिया रेडियो से कि क्या हमें 30,000, उस टाइम वो 30 करोड़ सेना थी, 30 करोड़ जो लोग थे वो भारत में रह रहे थे, हिंदुस्तानी जो थे 30 करोड़ थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें 30 करोड़ लोगों का आशीर्वाद चाहिए है, 30 करोड़ लोगों का आशीर्वाद चाहिए है, और क्या वहां की सेना मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये सब बातें वहां से हुई थी। लेकिन ये सब तो सही चल रहा था, जापान से हमें काफी मदद मिल रही थी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो जाता है? क्योंकि अमेरिका जो था वो अमेरिका जापान पर आक्रमण कर देता है, परमाणु बम गिरा देता है वहां पे, नागासाकी जो स्थान है वहां पे गिरा देता है। तो जिससे हमें वहां से भी मदद मिलना बंद हो जाता है। तो कह दिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी से कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि वहां की स्थिति वैसे भी बिगड़ चुकी थी। तो ये वहां से आ रहे थे, और आते वक्त इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, और प्लेन क्रैश होने के बाद सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि फिर जो आज़ाद हिंद फौज थी और जो सेना ये लेके आ रहे थे, तो धीरे धीरे वो सब बिखर जाती है। और जो इनकी सेना होती है उसे ये लोग अंग्रेज पकड़ के क्या करते हैं, अंग्रेज पकड़ के उनके खिलाफ मुकदमा चलाते हैं। और वो इतनी बड़ी सेना थी कि उसके लिए कोई कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता था, इसलिए वो लाल किला में कोर्ट खोला जाता है, सबके खिलाफ चलाया जाता है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे उस टाइम भी वकीलों की वकालत की कमी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू थे और 2-3 वकील थे, ये 2-3 वकील मिलके अच्छे से लड़ते गए थे, अब केस जीत लेते हैं। जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी जी को गाली दी जाती है, महात्मा गांधी जी को गाली वैसे देनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग इसलिए ही देते हैं कि इन 3 लोगों ने वकालत करके मुकदमा लड़ जीत लिया था, पूरी सेना को छुड़ा लिया था। लेकिन एक उन्होंने भगत सिंह को नहीं छुड़ा पाया था। तो इसमें कुछ कमी रह गई थी। और लेकिन फिर अगर गाली देने की बात है और सम्मान करने की बात है तो सबको बराबर देना चाहिए। क्योंकि उस टाइम और भी तो वकील थे, बाबा साहब थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये तो आईसीएस थे, अधिकारी थे। तो ये काफ़ी सब कुछ था, लेकिन नहीं कहना चाहिए वो बात। चलिए वो राजनीति की बात है, वो हम छोड़ते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और तो ऐसी क्लास पाने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।